आइए सर। यहाँ जापान के कल्चर की बात करें तो उसमें सबसे पहले और जिसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है तो वह है बौद्ध धर्म का। उसका प्रमाण हमें 6वीं शताब्दी में राजकुमार शोताकू के समय का मिलता है। और वो ऐसा दौर था जब जापान में सब कुछ बदल रहा था बहुत तेजी से। और आने वाले 200 वर्षों में जापान ने भारत, चीन, कोरिया इन सभी देशों से सांस्कृतिक कलाओं को लिया, उन्हें अपनाया। इन सभी देशों से लिखित और संगीत की काफी विधाएं आई और उनमें से था एक मुखोटा नृत्य, जैसे अभी आपने बुगाओ को देखा। ये काफी प्रचलित हुआ और आज भी जापान में खूब लोक शौक से देखा जाता है। अब बात करते हैं जापानी रंगमंच की। जब जापानी रंगमंच का नाम हमारे दिमाग में आता है तो एक शब्द हमारे मन में आता है नो, जो कि जापान का सबसे पुराना जीवित लोक कला या फिर कहें सांस्कृतिक कला अभी भी जीवित है। नो का अर्थ क्या था? नो का अर्थ है अपनी प्रतिभा को बाहर निकालना, बाहर दर्शाना। जब भी हम नो को पढ़ते हैं तो 2 तत्व हमारे सामने आते हैं, एक सरगोकु नो और एक देगांकु नो। सरगोकु नो का मतलब था बंदर का डांस। मतलब जैसे हमारे यहाँ सर्कस हुआ करता है वैसे कलाबाजी वहां पर जो है हुआ करती थी और काफी हास्यपदक तरह का ये प्रदर्शन हुआ करता था। और दूसरी तरफ देगांकु होता था जो कि फसल और खेती के नाम पे हुआ करता था और उसका टॉपिक जो है फसल खेती हुआ करता था। समय बढ़ता गया, सरगोकु नो वैसा रूप से लोगों में प्रचलित रहा और देगांकु एक तरफ इतना लोकप्रिय नहीं हुआ और लुप्त होता चला गया। जियामी उस समय एक बहुत प्रचलित अभिनेता और लेखक थे। अगर हम बात करें नो के नाटकों की तो 240 नाटकों में से 100 नाटक जियामी के लिखे हुए। आइए चलते हैं नो के मंच की तरफ। नो रंगमंच की एक खास बात थी। वो खास बात ये थी कि इसमें मुखौटों का प्रयोग बहुत होता था। लेकिन सवाल उठना चाहिए कि मुखौटे क्यों? तो मुखौटों का उपयोग इसलिए होता था जैसे कि रामायण में जब रामलीला होती है तो हनुमान जी का मुखौटा दर्शाता है कि हनुमान जी हैं। अगर इस समय आप मेरे को बिना मुखौटे के देखेंगे तो आपको मैं नजर आऊंगा, लेकिन अगर ये मुखौटा आप हनुमान जी का देखेंगे तो आपको श्रेयांश नहीं हनुमान जी नजर आएंगे। इसलिए ये माना जाता था कि इस मुखौटे से उस व्यक्ति की आत्मा उस शरीर में आ गई है। और मुखौटे 5 तरह के होते थे।
उन लोगों के लिए, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, देवी देवताओं के लिए और बच्चों के लिए। यह भी कहा जाता था कि इसमें सिर्फ पुरुष पात्र ही नाटक करते थे, अभिनय करते थे। इसलिए महिलाओं को दर्शाने के लिए भी इन मुखौटों का प्रयोग होता था, बच्चों को दर्शाने के लिए भी इन मुखौटों का प्रयोग होता था। आइए चलते हैं नौ के मंच की तरफ। हानामिची, ये वो जगह थी जहां से अभिनेता मंच की ओर आते थे। पहले कोरस, फिर संगीतकार और फिर अभिनेता। ये जो पुल आप देख रहे हैं इसे हानामिची बोलते हैं और इसी के द्वारा अभिनेता मंच की ओर आता है। ये जो पर्दा आप देख रहे हैं इसके पीछे रूप सज्जा या फिर कहें ड्रेसिंग रूम और साइड रूम हुआ करते थे।
नो की खास बात थी कि इसमें अभिनेता बहुत आराम आराम से अभिनय किया करते थे, और जब वो अभिनय किया करते थे तो पूरे इनर सेल के साथ, इनर मोटिव के साथ वो अभिनय किया करते थे। उनकी मूवमेंट्स बहुत स्लो स्लो हुआ करती थी और बहुत शार्प टर्न्स हुआ करते थे। नौ का मंच 4 खंभों पर टिका होता था। ये जो खंभा आप देख रहे हैं, इस खंभे का नाम है शिते वाशिरा। अभिनेता इसी खंभे के पास आकर सामने मंच की तरफ देखकर अपना परिचय दिया करता था। ये जो खंभा आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं मैत्सुगी वाशिरा। ये जैसे कि प्रोसिनियम में डाउन स्टेज होता है या अप स्टेज होता है, वैसे इन खंभों को भी हम डाउन स्टेज और अप स्टेज के रूप में देख सकते हैं। ये खंभा, इसे बोलते हैं वाकी वाशिरा। इसका इस्तेमाल इसलिए होता था कि यहाँ पर कोरस आके बैठता था और कोरस अभिनेता के इनर सेल को दिखाता था कि वो क्या सोच रहा है। इस खंभे को बोलते हैं वाकी वाशिरा और फुए वाशिरा। यहाँ पे बांसुरी वाला की बैठता था। असल में नौ के मंच के 3 हिस्से हुआ करते थे। एक मुख्य हिस्सा जहाँ अभिनेता अभिनय किया करता था, एक कोरस का हिस्सा, और एक जहाँ पे म्यूजिशियन बैठ के म्यूजिक प्ले करते थे। इसके अलावा बैठने की 3 व्यवस्था थी। एक सामने जहाँ पे राजा महाराजा बैठते थे, एक पुल के निकट में जहाँ पे आम लोग बैठते थे, और एक डायगोनल में जहाँ पर सबसे सस्ता टिकट हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इस खंभे की वजह से जो लोग वहाँ बैठ के देखते थे, वो खंभे की वजह से अभिनेता को साफ साफ नहीं देख पाते थे, और सामने वाले जो लोग थे वो आसानी से लोगों को देख पाते थे, अभिनय करते हुए देख पाते थे। इसलिए राजा महाराजा सामने बैठा करते थे। इसके अलावा 2 लोग और हुआ करते थे जिन्हें बोलते थे क्योगेन। उनका काम यह हुआ करता था कि अभिनेता जब मंच पे अभिनय कर रहा है, असल में 9 रंगमंच में जो वेशभूषा हम इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी भारी होती है, 15 से 20 किलो की। इसलिए जब अभिनेता अभिनय कर रहा होता है तो कई बार उसकी वेशभूषा ढीली हो जाती थी, तो उससे संभालने के लिए 2 लोग म्यूजिशियन के पीछे बैठा करते थे जिन्हें क्योगेन बोला जाता था। उनका काम यही होता था कि बीच बीच में आके वो अभिनेता की जो वेशभूषा है उसे ठीक करें।
पिशाच, राक्षस या ऐसे मनुष्य निभाया करते थे जो कि किसी विचार या समस्या से मनोग्रस्त हो। इसीलिए इस पौधे को मनुष्य कहा जाता है। नो रंगमंच में अत्यधिक पात्र भूत प्रेत से प्रेरित होते थे और वो अपने पुराने जीवन में कुछ ऐसे पाप करते थे जिसकी वजह से उनका जन्म पृथ्वी पर होता। इसलिए यह पौधा पृथ्वी को दर्शाता। मनुष्य अपने संपूर्ण पापों का प्रायश्चित पृथ्वी पर करता है, तत्पश्चात स्वर्ग की ओर सिधारता है। इसलिए यह पौधा स्वर्ग का प्रतीक है। नो रंगमंच की कुछ छोटी छोटी बातें रह गई हैं जो आपको बतानी है। जैसे कि वहाँ की जो वेशभूषा हुआ करती थी वो राजा महाराजाओं की हुआ करती थी। जैसे राजा महाराजा रहते थे उनकी वेशभूषा होती थी, बड़े बड़े लिबाबे पहनते थे और ये रेशम के कपड़े जो बने होती थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा कढ़ाई का इस्तेमाल हुआ करता था, काफ़ी भारी हुआ करती थी, 15 से 20 किलो, और मुखौटे का बहुत उपयोग होता था। अलग अलग तरह के मुखौटे हुआ करते थे। इसी के साथ हमारा नो रंगमंच ये समाप्त होता है। मंच के परे जिन्होंने मेरी बहुत बहुत मदद की, क्योंकि इस सबको खड़ा करना अकेले के बस की नहीं था। तो आयुष जिसने लाइट और सेट को खड़ा करने में बहुत बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी छत हुआ करती थी, हुबहू बनाने की कोशिश की गई है, ऐसा हुआ था नहीं। तो इस पर्दे को भी जो लगाया है इसमें पुनीत का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। अभी देखा दिवांश, क्या करेंगे?